नमस्कार। इस वीडियो में हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सृजनात्मक लेखन को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके यूनिट 1 को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बारी बारी से 3 वीडियो आएंगी जिसमें हम यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यूनिट 1 में हमें साहित्य के बारे में पढ़ना है कि साहित्य की परिभाषा, स्वरूप और इसकी विशेषताएं क्या क्या है, उन्हें देखना है। फिर साहित्य का अंतर संबंध देखना है, समाज के साथ संबंध, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र के साथ साहित्य का कैसा संबंध है, इसे हम यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साहित्य सृजन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। साहित्य केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं, समाज और विभिन्न अनुशासनों का एक जीवंत दस्तावेज है। आइए हम पहले यूनिट के जो पहला टॉपिक है, साहित्य की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं, इसे पढ़ते हैं। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ ही इसके व्यापक स्वरूप को स्पष्ट करता है। साहित्य सहित से बना है, यानी सजुड़ हित, जिसका अर्थ होता है स यानी साथ होना, हित यानी कल्याण। यानी साहित्य का अर्थ हुआ कि अपने साथ में वह कल्याण की भावना को समेटे रहती है। आइए हम साहित्य की परिभाषा देखते हैं। हिंदी साहित्य में अलग अलग विद्वानों ने साहित्य के संदर्भ में अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, तो हम इन्हें बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखें तो इन्होंने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यानी जो हमारा ज्ञान है, इसके संचित कोश का नाम ही साहित्य है। साहित्य मानवीय ज्ञान और अनुभवों का वह खजाना है जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहता है, और हमारा जो ज्ञान का संचित कोश है, ये पीढ़ियों को, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें पोषित करता रहता है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी ये बता रहे हैं कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है, वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियाँ यानी कार्य व्यापार का संचित प्रतिबिंब है। अगर जनता के कार्य व्यापार में परिवर्तन होता है तो साहित्य भी परिवर्तित होता चला जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। यह परिभाषा साहित्य को समाज के मन का दर्पण मानती है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद है, इन्होंने साहित्य को समाज का दर्पण बताया है। ये लिखते हैं, साहित्य जीवन की आलोचना है। उन्होंने यह भी कहा कि साहित्य वह है जिसमें जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, हमें सुलाए नहीं। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बांग्ला साहित्य के अपने अमूल्य योगदान के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने साहित्य में मिलन के भाव को प्रमुख माना है। मनुष्य से मनुष्य का और अतीत से वर्तमान का, दूर से निकट का मिलन, यही साहित्य है, इन्होंने ऐसा बताया। आइए अब हम साहित्य के स्वरूप को देखते हैं। साहित्य का स्वरूप द्विपक्षीय है, जिसे शरीर और आत्मा के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें आत्मा कहे तो भाव पक्ष और शरीर कहे तो कला पक्ष। भाव पक्ष यानी कवि या रचनाकार, कहानीकार, कथाकार, वह किस भावना को उसमें व्यक्त कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें किन विचार को वो प्रस्तुत करना चाह रहा है, ये भाव पक्ष कहलाता है। और किस माध्यम से वह प्रस्तुत कर रहा है, किस कौशल के साथ प्रस्तुत कर रहा है, यह कला पक्ष या शिल्प पक्ष कहलाता है। भाव पक्ष यह साहित्य का आंतरिक स्वरूप है। इसमें लेखक की अनुभूतियाँ, संवेदनाएं, विचार, कल्पना और संदेश शामिल होते हैं। यह पाठक के हृदय को स्पर्श करता है। कला पक्ष यह साहित्य का बाह्य स्वरूप है। इसमें भाषा, शैली, अलंकार, बिंब और प्रतीक शामिल होते हैं।
यह भावों की अभिव्यक्ति करने के माध्यम है। अब हम साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं, जिसमें पहली विशेषता है संवेदनशीलता। साहित्यकार केवल तथ्यों का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके प्रति अपनी संवेदनात्मक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। यानी अपनी संवेदना को उसमें अपनी रचनाओं में साहित्यकार वर्णन करता है। दूसरा इसकी विशेषता है शिवत्व, यानी कल्याण की भावना। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, केवल आनंद प्रदान करना नहीं है, बल्कि बहुजन हिताय होता है। बहुजन हिताय यानी सबका कल्याण। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। भारत भारती में गुप्त जी बताते हैं कि साहित्य का उद्देश्य केवल पाठक को या दर्शक को केवल आनंद प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक उचित उपदेश रचना में होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसका तीसरा विशेषता है कल्पना और यथार्थ का समन्वय। यानी साहित्य न तो पूरी तरह काल्पनिक होता है और न ही पूरी तरह इतिहास होता है, यानी पूरी तरह तथ्यात्मक होता है। यह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जैसा हो सकता है, जहाँ यथार्थ के धरातल पर आदर्शों की स्थापना की जाती है। यानी यथार्थ यानी सच्चाई को बताते हुए जो हमारे समाज में घटित हो रही है, उसी का प्रतिबिंब है साहित्य। तो सच्चाई को बताते हुए आदर्श की कल्पना की जा सकती है, तब वह रचना सार्थक होगी। इसके बाद इसकी चौथी विशेषता है अस्थायित्व। यानी अगर पत्रकारिता की बात करें तो वो बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। अगर आज की खबर है तो वह कल कहेंगे कि ये कल की खबर है, पुरानी हो जाएंगी। लेकिन साहित्य जो है ये कालजयी होता है, क्योंकि वह शाश्वत मानवीय मूल्यों जैसे प्रेम, करुणा, क्रोध आदि को अपना आधार बनाता है। कोई घटना आज घटित हो रही है, अगर इसका पत्रकारिता में रिपोर्ट की जाए तो 2 साल बाद ये 2 साल पुरानी घटना हो जाएंगी। लेकिन आज किसी साहित्य की रचना की जा रही है, ये हजारों सालों बाद भी उतना ही प्रासंगिक प्रतीत होता है। इसलिए कोई रचना कालजयी कहलाती है, क्योंकि उसे समय के बंधन से बांधा नहीं जा सकता। यह इसकी विशेषता है। अब हम इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो कि साहित्य और समाज का अंतर संबंध है, यानी इंटर रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड लिटरेचर। तो इसे देखते हैं। साहित्य और समाज का संबंध शरीर और प्राण या फिर दूध और जल जैसा अटूट है। इसमें 3 प्रमुख रूपकों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है, जिसमें पहला है साहित्य समाज का दर्पण है, दूसरा है साहित्य समाज का दीपक है, और तीसरा है अन्योन्याश्रित संबंध। यानी ये साहित्य और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो आइए बारी बारी से हम तीनों को देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो घटित होता है, साहित्य उसे प्रतिबिंबित करता है। समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, संघर्ष और समस्याएं साहित्य में वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भक्तिकाल का साहित्य तत्कालीन मुगल शासन और सामाजिक चरता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, जबकि प्रेमचंद का साहित्य भारतीय किसान और ग्रामीण जीवन की दुर्दशा का सच्चा दर्पण है। यानी जिस काल में रचना की जाती है, उस काल का प्रतिबिंब उस रचना में देखने को मिलता है। भक्ति काल के टाइम पे भारत में मुगल शासन था, तो उस समय जो रचनाएं की जा रही थी, तो उसमें सामाजिक चरता और मुगल शासन प्रतिबिंबित होता है। प्रेमचंद अंग्रेज़ों के शासन के टाइम पे रचना करते हैं, तो इसमें किसानों की दुर्दशा, ग्रामीण जीवन की दुर्दशा, इन सभी का वर्णन है। यानी साहित्य समाज का दर्पण है। इसमें विशेष काल की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। इसके बाद दूसरा है साहित्य समाज का दीपक है या फिर मशाल है। साहित्य केवल दर्पण नहीं है,
यह केवल जो जैसा है वैसा ही नहीं दिखाता है, बल्कि यह एक दीपक भी है जो समाज को आगे का रास्ता दिखाता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यानी साहित्य समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि का विरोध करता है। इनके विरोध के प्रति हमारी चेतना को जगाता है और नए मूल्यों की स्थापना करता है। इसके बाद तीसरा है अन्योन्याश्रित संबंध, यानी साहित्य समाज पर आश्रित है और समाज साहित्य पर आश्रित है। समाज का साहित्य पर प्रभाव देखें तो लेखक समाज का ही प्राणी होता है। उसका पालन पोषण, विचार और भाषा सब समाज से मिलते हैं। जैसे मार्क्सवादी समाज में रचा गया साहित्य पूंजीवादी का विरोध है, उसी प्रकार साहित्य का समाज पर प्रभाव होता है। साहित्य क्रांतियों को जन्म दे सकता है, जैसे फ्रांस की क्रांति हो या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर रूसी क्रांति हो। इन सभी में साहित्य का विशेष योगदान रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो वंदे मातरम जैसे गीतों ने लोगों में ऊर्जा भरी और क्रांति को और उग्र किया। साहित्य ने जनमानस को बदलकर समाज की दिशा मोड़ दी। इस प्रकार साहित्य और समाज के अंतर संबंध को हमने पढ़ा। अब हम साहित्य और अन्य अनुशासन जो अन्य विषय है उनके संबंध को देखते हैं। साहित्य का दायरा इतना विस्तृत है कि इसमें ज्ञान की अन्य शाखाएं सहज ही समाहित हो जाती हैं, जिसमें पहले हम देखते हैं साहित्य और मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि साहित्य उसी मन का कलात्मक चित्रण है। अगर हम साहित्य और मनोविज्ञान के अंतर संबंध की बात करें तो साहित्यकार जो है, जो साहित्य की रचना करता है, वो पात्रों के मन के भीतर झांकता है, यानी उसके मन के विज्ञान को वो चित्रित करता है। सिगमंड फ्रॉयड नाम के एक विद्वान हुए हैं पाश्चात्य में। उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, जो कि हिंदी साहित्य पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है। हिंदी साहित्य में जैनेंद्र, अज्ञे, ईलाचंद्र जोशी जैसे साहित्यकारों ने बाह्य घटनाओं के बजाय पात्रों के अंतर्मन और कुंठाओं और उसकी दमित इच्छाओं का चित्रण किया है। जैनेंद्र का उपन्यास है त्यागपत्र और अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी, यह साहित्य और मनोविज्ञान के संगम का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ मनोविज्ञान और साहित्य मानो एक हो गए हैं। इसके बाद साहित्य और दर्शन शास्त्र के संबंध को देखें तो दर्शन सत्य की तार्किक खोज है, जबकि साहित्य उसी सत्य की भावनात्मक अभिव्यक्ति है। इन दोनों के बीच अंतर संबंध को देखा जाए तो दर्शन जीवन के क्यों का उत्तर देता है और साहित्य उसे कैसे के रूप में जीता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा दर्शन और साहित्य का संगम है। हिंदी साहित्य में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, इन सभी का साहित्य दार्शनिक सिद्धांत जैसे कि अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद पर आधारित है, लेकिन वह नीरस नहीं है। आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद की कमायनी में शैव दर्शन का सुंदर और साहित्यिक रूपांतरण मिलता है। इस प्रकार साहित्य और दर्शन का अंतर संबंध है। फिर साहित्य और समाज शास्त्र के संबंध को देखें तो समाज शास्त्र समाज की संरचना, विकास और समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि साहित्य इसे कथा के रूप में प्रस्तुत करता है। इन दोनों के बीच अंतर संबंध को देखें तो साहित्य को अक्सर सामाजिक दस्तावेज माना जाता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि साहित्य समाज का दर्पण है, उसी प्रकार यह सामाजिक दस्तावेज भी माना जाता है। समाजशास्त्र से इसका गहरा संबंध है। मार्क्सवादी आलोचना यानी प्रगतिवाद जो हिंदी साहित्य की धारा है, इसमें साहित्य को समाजशास्त्र के नज़रिए से परखा जाता है। हिंदी साहित्य में यशपाल और भीष्म सहनी के उपन्यास
विभाजन की त्रासदी का समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है और एक साहित्यिक कृतियाँ भी। ये रचनाएं समाज के ढांचे, वर्ग संघर्ष और मानवीय रिश्ते के ताने बानों को समझने में समाजशास्त्रियों की भी मदद करती हैं। तो इस प्रकार हमने अलग अलग डिसिप्लिन के साहित्य से संबंध को देखा, जिसमें हमने पहले मनोविज्ञान और साहित्य के संबंध को, फिर दर्शन शास्त्र के साथ साहित्य का संबंध, समाज शास्त्र के साथ साहित्य का संबंध देखा। इस प्रकार यूनिट 1 कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो 3 टॉपिक बताए गए वो आपको समझ में आए होंगे। इसमें हमने साहित्य के समाज के साथ अंतर संबंध को देखा, साहित्य के अन्य जो डिसिप्लिन है, अन्य अनुशासन है, जैसे मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इन सभी के साथ संबंध को देखा, और साहित्य के स्वरूप, परिभाषा और इसकी विशेषताओं को हमने देखा इस वीडियो में। ये हमारा यूनिट 1 था। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की वीडियो इसी तरह से आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहाँ भी प्रोवाइड करा दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।